हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीवन जायसवाल। वेलकम टू एन अकेडमी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था मौर्य काल और इसके मौर्योत्तर काल के बारे में भी चर्चा किया था, जो कि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सारे चीज़ों को उसमें कवर किया था। ओके, सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम देखें तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के अध्ययन के स्रोत में, जानकारी के स्रोत में हमें दो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहली बात हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की जानकारी से प्राप्त होती है गुप्त काल के बारे में। दूसरी चीज़ है कि इसमें पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में देख सकते हो क्या आती हैं। ऐसे जो साक्ष्य हैं जो कि लिखित रूप से होते हैं उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है, और साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत उसे कहा जाता है जिसमें खुदाई के प्राप्त खनन या खनन के पश्चात प्राप्त होने वाली जो साक्ष्य होते हैं उसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से साक्ष्य इसके दोनों संदर्भ में देख सकते हैं। तो यहाँ गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की जो जानकारी प्राप्त हमें होती है वह साहित्यिक साक्ष्य से भी मिलती है और पुरातात्विक से भी मिलती है। ओके, देखिए, इसमें साहित्यिक साक्ष्य के संदर्भ में देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त का क्या है, देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, क्या होगा, देवी चंद्रगुप्तम, इस तरह से देख सकते हो। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, इसी तरह से और भी सारे चीज़ें हैं, कई सारे इसमें ग्रंथ मिल सकते हैं इसमें, इसके संदर्भ में। ठीक है, देखिए, इसमें एक और एग्जांपल आपको बता दूं, पुरातात्विक संदर्भ में अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, अभिलेख है, सिक्का हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इससे जानकारी प्राप्त होती है गुप्त और गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में। इसके अलावा भी हमें प्राप्त होता है, जैसे साहित्यिक साक्ष्य के संदर्भ में देख सकते हो, इसमें अलग अलग प्रशस्ति है। हरिश्चंद्र के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति है, अभिलेख है, इसमें प्राप्त होगा, जो कि इसके साहित्यिक साक्ष्य के संदर्भ में। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पता चल जाएगा इससे कि अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, देखो, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त है, इसमें स्कंदगुप्त है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी हम इसमें गुप्तोत्तर काल के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि गुप्तोत्तर काल में आप देख सकते हो चालुक्य वंश। ठीक है, क्या क्या है, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और वर्धन वंश, ये किस में आ जाएंगे, गुप्तोत्तर काल में आ जाते हैं। तो आपको समझना होगा गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर आता है, और उसके बारे में भी हमको चर्चा करना है। ठीक है, देखिए, गुप्तोत्तर का, इसमें गुप्त काल में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस राजवंश की स्थापना, इस संदर्भ में हम देखेंगे तो इसमें पहला एक शासक वास्तविक रूप से देख सकते हैं। इसके पहले भी हम देख सकते हैं कि श्रीगुप्त इसके पहले शासक थे। श्रीगुप्त ने क्या किया था, इस राजवंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। ओके, तो संस्थापक में क्या आ जाएगा, श्रीगुप्त आ जाएगा। उसके पश्चात हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 319-320 के मध्य में उन्होंने क्या किया था, गुप्त संवत की स्थापना की थी, गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत किसने चलाया, ऐसा पूछ सकता है प्रश्न में। तो गुप्त संवत किसने चलाया था, गुप्त संवत के चलाने वाले जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तो 1920 और 1919-20 के आसपास में चलाया था। क्यों कि इस समय उन्होंने राज्यारोहण किया था। ओके, ये हो जाएगा। दूसरी बात है कि समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त एक शासक है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त में इन्होंने कई सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया, अपने अपने क्षेत्रों पर विस्तार किया। साथ ही साथ में इन्होंने अपने विस्तार के क्रम में कई सारे काम किए हैं गुप्त वंश में। ठीक है, तो इसमें इस तरह से भी आ जाएगा, इसका संदर्भ देख सकते हो। समुद्रगुप्त के बारे में देख सकते हो। समुद्रगुप्त को कहते हैं भारतीय नेपोलियन कहते हैं। क्या कहेंगे, भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, भारतीय नेपोलियन। ठीक है, तो भारतीय नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे देख सकते हो। तीसरी बात है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो ये आपके तीसरे महत्वपूर्ण शासक हैं जो गुप्त राजवंश से संदर्भ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने भी कई सारे काम किए हैं। इसमें इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अपने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन्होंने कई सारे काम किए हैं, जिसमें आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया था, अपने रुद्रसेन
क्या थे, वाकाटक वंश के एक शासक थे रुद्रसेन, ठीक है। और रुद्रसेन की जो से अपनी पुत्री, ये क्या किया था, इसमें विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री किसके साथ में, अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से करवाया था। अपनी पुत्री कौन थी, प्रभावती गुप्त, ठीक है। कौन हो जाएंगे, प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का जो विवाह है वह किससे करवाया था, रुद्रसेन से करवाया था। क्यों करवाया था, इसका कारण ये है कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने के लिए इसने अपने वैवाहिक संबंध को अपनाया था। तो इस प्रकार से इसने इस क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इसका विवाह, अपने पुत्री का विवाह रुद्रसेन से करवाया था। ओके, देखिए नेक्स्ट है वह कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के संदर्भ में देख सकते हो, कुमारगुप्त एक ऐसे शासक थे जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ था। तो पहली बार हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, ये हो जाएगा कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, हूणों का आक्रमण। तो इसके शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसे कहते हैं नालंदा महाविहार की स्थापना। क्या हो जाएगा, नालंदा महाविहार, ठीक है। नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय कह सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना हुआ था कुमारगुप्त के शासनकाल में। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त के शासनकाल में, देखिए इसको ध्यान रखिए, पहली बार में हूणों का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण को दबाने के लिए इसमें जो कौन कार्य किया था, तो स्कंदगुप्त ने काम किया था। स्कंदगुप्त ऐसे शासक हैं जिन्होंने हूणों को आक्रमण को दबाया था, जिसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे मिलेगी, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है इसकी जानकारी, ठीक है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है, एक है भीतरी अभिलेख। क्या होगा, भीतरी अभिलेख। और भीतरी अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है कि पुष्यभीतों का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में पुष्यभीतों का आक्रमण हुआ था, जिसकी जानकारी किसमें मिलती है, भीतरी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ये गुप्त काल से संदर्भ में पूरा आता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप से देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग है, चालुक्य वंश है, पल्लव वंश हो जाएगा, वर्धन वंश हो जाएगा, ये गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर देखते हैं चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ महत्वपूर्ण कई शासक हैं जिसके संदर्भ में हम देखेंगे। और इसमें देख सकते हैं, इसमें पुलकेशिन, इसमें द्वितीय देख सकते हैं, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, दो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। पुलकेशिन प्रथम जो था, उन्होंने क्या किया था, पुलकेशिन प्रथम इन्होंने क्या किया था, इस राजवंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पुलकेशिन द्वितीय इसके महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे और इस राजवंश में इन्होंने क्या किया था, इसमें हर्ष को पराजित किया था। इसकी जो जानकारी हमें वर्धन राजवंश के जो हर्ष थे उसको पराजित किया था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है, एहोल अभिलेख से। तो एहोल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्ष को हराया था। और एहोल अभिलेख किसका है, ये रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है, रवि कीर्ति के रचित एहोल अभिलेख है। ओके, देखिए यहाँ पर देखें कि पल्लव वंश है, पल्लव वंश के संदर्भ में देख सकते हैं, इसके जो संस्थापक हैं उसे कहते हैं सिंह विष्णु। कौन हो जाएगा, सिंह विष्णु, ठीक है। इसके जो संस्थापक हो जाएंगे कौन हो जाएगा, सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, किस वंश की, पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। और पल्लव राजवंश, ये देखिए दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये राजवंश जो कि विस्तार था, इसे कहा जाता है पल्लव राजवंश, जो कि दक्षिण आपके क्षेत्र में, मध्य दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है, सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी। देखिए इस राजवंश में एक शासक होते हैं जिसे कहते हैं महेंद्र सेन। कौन होगा, महेंद्र सेन। और महेंद्र सेन इस राजवंश में एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, एक शासक हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम इसके राजवंश में एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने क्या किया था, नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, मामल्लपुरम, क्या हो जाएगा, मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना करने वाले कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से हम देख सकते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। दूसरे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया था, कांची में कैलाश मंदिर का स्थापना किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ बनवाया था,
कांची में, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करने वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण है कि वर्धन वंश और वर्धन राजवंश के संदर्भ में देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा इसमें क्या है, महत्वपूर्ण शासक हैं एक, और इस महत्वपूर्ण शासक का जो नाम है हर्षवर्धन, ठीक है, जिसे कहते हैं हर्षवर्धन। देखिए हर्ष एक शासक है जिसमें वर्धन वंश की स्थापना, वर्धन वंश के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है शासक, इसलिए इसे हर्षवर्धन कहा जाता है। हर्षवर्धन के संदर्भ में आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्धन वंश इसमें थानेश्वर को क्या किया था, राजधानी बनाया था, किसने, इसी ने, ठीक है, थानेश्वर को इसने राजधानी बनाया था। साथ ही साथ में इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे जिसे कहते हैं वेनशांग। कौन है, वेनशांग, और वेनशांग भारत में आया था, जिसमें कब आया था, 629 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब आया था, 629 ईस्वी में, सॉरी, तो 629 ईस्वी में कौन आया था, वेनशांग भारत आया था हर्ष के शासनकाल में। तो ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में हम लोगों ने इस तरह से शॉर्ट में देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हाईलाइट करके देखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी चर्चा करेंगे इसके आने वाले जो टॉपिक्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इतिहास के अलग अलग कड़ियों को, अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा करते जा रहे हैं जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा चल रहे हैं और इसी प्रकार से हम आगे भी चर्चा करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।